हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने MDC पेपर जो आप लोगों का ई-कॉमर्स है उसका 2 लेक्चर हमने दिया हुआ था यूट्यूब के ऊपर। ये थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI के बारे में। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा यूनिट का जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है सबको सॉल्व कर दे। लॉन्ग हम पढ़ाएंगे नहीं, लॉन्ग आपको PDF से देखना है, बट वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो बताएंगे दोनों को मिलाइएगा तो लॉन्ग भी बन जाएगा। तो लॉन्ग आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आता है तो ध्यान रहे, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने PDF कोर्स नहीं खरीदा तो जाके PDF कोर्स खरीदे ताकि ये सारा क्वेश्चन आंसर आपके पास PDF फॉर्म में रहे। क्योंकि वीडियो से तो आप सुन लीजिएगा, कान में जाएगा आवाज, सुनिएगा, एग्जाम में लगेगा सब सर पढ़ाएं, लेकिन लिखने में दिक्कत होगा तो आप PDF कोर्स से आराम से लिख सकते हैं। और फिर मैं बता दूं, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा हम लोग 10 अगस्त से सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट करेंगे। 25-29 का सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी का सेपरेट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपकी तैयारी जहां भी सेमेस्टर 1 में अच्छी हुई नहीं हुई वो मैटर छोड़ दीजिए, अभी एग्जाम टाइम में तो हम लोग मदद कर दिए, लेकिन आपको सेमेस्टर 2 में अगर अच्छे से पढ़ना, अच्छा मार्क्स लाना है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेज में। हमारा बैच ऑनलाइन में स्टार्ट होगा 10 अगस्त से। तो आप देखिएगा वहां पे बैच दिख भी रहा होगा, पेड वीडियो कोर्स में जाइएगा तो बैच दिखेगा। और अगर किसी को दिक्कत होगा तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे 26-30 सेशन के लिए भी हम लोग बैच अनाउंस कर दिए और 26-30 सेशन का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर कोई जूनियर है तो आप उससे जरूर इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको मेरे पढ़ाने से कुछ फायदा हुआ तो। और आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 8 सेमेस्टर तक हमेशा मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थर्ड लेक्चर, EDI क्या है? EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या है? तो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज दो संगठन के बीच में, यानी दो ग्रुप के बीच में खरीद आदेश, परचेज ऑर्डर, चालान और अन्य व्यापारिक दस्तावेज का मानकीकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करता है। ये एक ऐसा चीज है जहां पे दो ग्रुप के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति, दोनों के बीच में क्या क्या, तो जो हम लोग एक मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके जरिए हम परचेज ऑर्डर देते हैं, इनवॉइस देते हैं, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम इंटरनेट के माध्यम से या तो डेबिट कार्ड से या तो क्रेडिट कार्ड से या तो UPI से या तो नेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करवाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। EFT क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT वह प्रक्रिया है जिसके बिना नगद या कागजी दस्तावेज को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में नहीं भेज सकते। तो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भेजने के लिए जिस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं EFT। व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी? डिजिटल इकोनॉमी का मतलब है वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे व्यापार, भुगतान और अन्य आर्थिक क्रियाएं सिर्फ डिजिटल मोड में होगी, उसको बोलते हैं डिजिटल इकोनॉमी। भारत धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। भारत धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है। आगे है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कैश। इलेक्ट्रॉनिक कैश का मतलब है ई कैश। जो आप फंड ट्रांसफर होता है ना, फोन पे मार देते हैं तो पैसा तो नहीं दिए, ई कैश दिए। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग नगद धन के स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है EDI का लाभ बताओ। तो EDI का फायदा क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन। EDI से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा। पेपरलेस, काम खत्म, पेपर का काम ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ समय बचेगा, लागत बचेगा। इम्प्रूव एक्यूरेसी, बोलता है शुद्धता बढ़ेगी उससे। और बेटर बिजनेस रिलेशन, बेहतर व्यापारिक संबंध बनेगा। और इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक का सेवा भी बढ़ेगा। EDI का मानक क्या है? तो EDI का देखिए मानक पहला है, EDI में ANSI है ना, X12 को यूज कर सकते हैं, EDI फैक्ट को यूज कर सकते हैं। ये सब EDI का मानक है, इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन का EDI मानक है, ये भी यूनाइटेड नेशन का, ये भी यूनाइटेड स्टेट का है। ये सब EDI मानक है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूरोपियन यूनियन का ये जो है EDI का ऑप्शन है। एक्सप्लेन EDI इम्प्लीमेंटेशन। EDI के कार्यान्वयन को समझाइए। तो EDI क्या करता है? प्लानिंग करता है, सेलेक्ट करता है EDI सॉफ्टवेयर, उसके बाद चूज कर, पहले प्लान करिए कि हमको EDI लगाना है, लागू करना है, फिर एक सॉफ्टवेयर चुनिए कौन सा लागू करना है, फिर उसके स्टैंडर्ड्स को देखिए, फिर टेस्ट कीजिए हमारे यहाँ सही है कि नहीं, फिर ट्रेनिंग दीजिए अपने एम्प्लॉय को और फिर लाइव ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए EDI का। बहुत ईजी है EDI के जरिए काम करना। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT। EFT एक ऐसा माध्यम है जिससे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। EFT याद रखिएगा। इससे क्या फायदा होगा? फास्ट मनी ट्रांसफर हो जाता है, सिक्योर ट्रांजेक्शन रहता है, नो पेपर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कोई पेपर का जरूरत नहीं, 24/7 अवेलेबल है, और समय भी बचाता है और लागत भी बचाता है, जिसमें आप नेफ्ट कर सकते हैं, RTGS करते हैं, IMPS करते हैं, UPI करते हैं। ये सब तरीके हैं जिसके जरिए आप पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं।
एक्सप्लेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो बोलता है कैसे कैसे कर सकते हैं, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अगर करेंगे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश कर सकते हैं ऑनलाइन, डिजिटल वॉलेट से कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए ये सारे टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट 3 था। अब हम लोग यूनिट 4 में चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, यूनिट 4 का वीडियो बना रहे हैं। यूनिट 4, यह है यूनिट 4, सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो भैया कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम में जाता है और उसको बीमार कर देता है, जैसे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया क्या है, हम लोग के शरीर में भी वायरस फैलता है, तो मलेरिया हम लोग के शरीर को बीमार कर देता है, वैसे वायरस जो है कंप्यूटर के शरीर को बीमार कर देता है। डिफाइन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक बोलता है साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके किया जाता है। इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन सुरक्षा मानक है। इंक्रिप्शन वह प्रक्रिया जिसमें सामान्य डेटा को गुप्त कोड यानी सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जो हमारा डेटा है उसको सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है ताकि अनाधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसको ना पढ़ पाए, यानी हमारे मैसेजेस को कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ पाए, इसके लिए हमारे मैसेज को, हमारे सब चीजों को एक कोड में बदल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। व्हाट्सअप अगर हम देखिएगा इंड टू इंड इसके इनक्रिप्शन आ गया ना, हम किसी से बात करें वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। पहले होता था, पहले लोग व्हाट्सअप हैक कर लेता था, अब नहीं होता है। इन टू इन इनक्रिप्शन का मतलब हमारी जानकारी सिर्फ हमारे पास रहेगी, दूसरे तक वो बात शेयर नहीं होती थी। इनक्रिप्शन वही होता है। आगे लिखा है फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल ध्यान रखिएगा, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को अनाधिकृत अनऑथराइज्ड यूज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति घुसने का प्रयास कर रहा है जो जिसको हम परमिशन नहीं दिए हैं, उससे बचाने में हमें मदद करता है फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा माध्यम है सर्वर का जो उपयोगकर्ता के अनुरोध को गंतव्य सर्वर तक पहुंचाता है और सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाता है। प्रॉक्सी सर्वर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। नेटवर्क सुरक्षा क्या है, तो बोलता है कि प्रॉक्सी सर्वर एक मध्यस्थ सर्वर है जो उपयोगकर्ता के अनुरोध को गंतव्य सर्वर तक पहुंचाता है, सुरक्षा की गोपनीयता को बढ़ाता है। ये तो नेटवर्क सिक्योरिटी होना चाहिए, गलत ऊपर वाला ही छप गया। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो पूरे नेटवर्क को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। पूरे नेटवर्क को सेफ और सुरक्षित रखने वाले सिक्योरिटी सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। बोलता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बताइए साइबर क्राइम क्या क्या हो सकता है। तो पहला हैकिंग सुने होंगे आप कि हैक कर लिया। फिशिंग सुने होंगे, हैकिंग तो समझते हो कि बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर नेटवर्क में घुस के और आपका डेटा उड़ा लिया, उसको बोलते हैं हैक करना। फिशिंग मतलब समझते हो, जाल बिछा के फंसाना। फिश मतलब मछली, मछली कैसे फंसाते हैं, तो वैसे मछली फंसाता है वो लोग भी ऑनलाइन वाला। फर्जी ईमेल करेगा, वेबसाइट के माध्यम से आपकी जानकारी को चुराएगा। फर्जी ईमेल, फर्जी वेबसाइट के जरिए आपकी जानकारी को चुराएगा और अचानक अटैक करेगा आपके ऊपर। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, बताए किसी अन्य व्यक्ति के पहचान या जानकारी का मिसयूज करेगा। जैसे आपका नाम है तो आपके नाम का मिसयूज कर रहे हैं हम, आपके नाम से ना होता है आजकल वर्ड थी, फेसबुक में एक आईडी बना दिया और सबको रिक्वेस्ट भेज दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसके बाद पैसा मांगने लगा। मालवेयर अटैक, ये भी बहुत खतरनाक है वायरस। ये वायरस है, वर्म है या ट्रोजन है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए मालवेयर अटैक कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड तो आप जानते ही आज के समय में कि ओटीपी दे दीजिए तो सारा पैसा निकाल लेगा। इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी करना ऑनलाइन फ्रॉड है। साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर स्टॉकिंग का मतलब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना या धमकी देना साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग है, किसी व्यक्ति को बार बार धमकी देना, परेशान करना साइबर स्टॉकिंग है, याद रखिएगा साइबर स्टॉकिंग। अब बोल रहा है इनक्रिप्शन क्या है, इनक्रिप्शन तो बताइए। इनक्रिप्शन एक सुरक्षा प्रणाली है, कैसे लाएंगे, तो देखिए प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे, इनक्रिप्शन में जाएंगे, चिपर टेक्स्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मतलब डिक्रिप्शन में जाएंगे, और ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन के टाइप देख लीजिए, पहला होता है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और दूसरा होता है असिमेट्रिक। बोलते हैं एक ही की का उपयोग हो रहा है तो सिमेट्रिक, और अलग अलग प्राइवेट की का इस्तेमाल हो रहा था असिमेट्रिक। इसका फायदा क्या है, इनक्रिप्शन में फायदा ये कि आपका डेटा सेफ रहेगा। व्हाट्सएप में देखिएगा इनक्रिप्शन है, वहां लिखा रहता है इंड टू इंड इनक्रिप्शन, मतलब डेटा सिक्योरिटी एकदम है, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, और क्या है नीचे, प्रिवेंट डेटा थेफ्ट है, डेटा चोरी से सुरक्षा है। फायरवॉल और उसके काम को समझाइए। फायरवॉल क्या है,
फायरवॉल एक ऐसा वॉल है जो वायरस को घुसने में, कंप्यूटर में घुसने में रोकता है, ब्लॉक करता है, अनऑथराइज्ड यूज्ड। मैंने बताया कि फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो किसी वायरस को कंप्यूटर में घुसने से रोक देता है। दूसरा क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी देखते रहता है। मालवेयर से सुरक्षा, वायरस से सुरक्षा करता है फायरवॉल। और क्या करता है, संवेदनशील डेटा को सेव करता है, जो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसको सुरक्षित करता है और सुरक्षा नीति लागू करता है, यानी इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी करता है। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क फायरवॉल और एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या अंतर है, तो ये बोलता है नेटवर्क फायरवॉल केवल नेटवर्क को सेफ रखेगा, एप्लीकेशन फायरवॉल केवल एप्लीकेशन को सेफ रखेगा। समझ गए? इसका लेवल क्या है, नेटवर्क फायरवॉल का स्तर जो है कार्य करता है, मतलब नीचे स्तर पर, और ये बोलता है एप्लीकेशन स्तर पर काम करता है। नेटवर्क लेवल पर काम करता है, वो एप्लीकेशन लेवल पर काम करता है। ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वो एप्लीकेशन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उद्देश्य, इसका काम है नेटवर्क को बचाना अनऑथराइज यूज से, उसका काम है एप्लीकेशन को बचाना अनऑथराइज यूज से। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, राउटर फायरवॉल होता है, इसमें वेब एप्लीकेशन होता है फायरवॉल। ये फायरवॉल है जो हम लोगों के एप्लीकेशंस को, जैसे हम लोग जो एप्लीकेशन चला रहे हैं और जिसे पढ़ा रहे हैं उसको बचाने के लिए हम लोग इस तरह के फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डेटा हमारा वैसे वैसे वायरस से सेफ रहे, वैसे वैसे फ्रॉड से सेफ रहे। ठीक है, अब हम लोगों को एक और यूनिट है, यूनिट 5, इशू इन ई कॉमर्स। इशू इन ई कॉमर्स, तो ये लास्ट यूनिट है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें व्हाट इज इथिक्स, नैतिकता क्या है भैया। इथिक्स, ई कॉमर्स में नैतिकता बहुत कम हो गया है। नैतिकता वे नैतिक सिद्धांत है जो एक व्यक्ति या संगठन को सही और गलत का निर्णय लेने में मार्गदर्शन देता है, यानी हमको ये बताता है कि कौन बात काम सही है और कौन काम गलत है। गोपनीयता, प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी का मतलब जानते हैं, कोई ऐसी जानकारी जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, छिपा कर रखना चाहते हैं, वो प्राइवेसी होता है। गोपनीयता किसी व्यक्ति का यह अधिकार है जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी अनाधिकृत ना हो, अनऑथराइज्ड यूज ना हो, उसको बोलते हैं प्राइवेसी। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा, तो अगर किसी के पास कुछ ऐसी संपत्ति है जो बुद्धि वाला है, जिसके अंदर जैसे किसी का इनोवेशन है, इन्वेंशन है, किसी का लिटरेसी वर्क है, किसी का डिजाइन है, किसी का ट्रेडमार्क है, ये सब बौद्धिक संपत्ति होती है। किसी के पास बढ़िया स्टोरी है, किसी के पास बढ़िया गाना है, इसको बौद्धिक संपदा बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर वो आता है। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट वो एक कानूनी अधिकार है जो एक व्यक्ति को साहित्य लिखने का, कहानी लिखने का, कलात्मक, संगीत और अन्य मौलिक रचनाओं को बिना अनुमति का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू सकता, इसके लिए कॉपीराइट कराया जाता है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कार को उसके परमिशन के बगैर कोई यूज नहीं कर सकता, वो अधिकार है पेटेंट। ट्रेडमार्क का क्या है, तो कोई भी बिजनेस का सिंबल बिना परमिशन का कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क जैसे आप देख रहे हो कि गाड़ी का ट्रेडमार्क अपना है, मोबाइल का ट्रेडमार्क अपना है। ट्रेडमार्क मतलब सिंबल। एक्सप्लेन इथिकल इशू इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का इथिकल इशू क्या है, तो देख लीजिए। आखिर ई कॉमर्स में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्राहक अगर जा रहा है, फेसबुक इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टा इंस्टॉल कर रहा है, तो अपना पूरा डेटा दे दे रहा है, तो उसका डेटा सेफ रहना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना होगा, नहीं कर सकते आप, नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन नहीं करना चाहिए, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप मिसयूज नहीं करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर, गाना अगर कोई दे दे रहा है तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, भ्रामक और गलत विज्ञापन नहीं देंगे। स्पैम ईमेल नहीं डालेंगे, स्पैम ईमेल भी डालना भी गलत बात है। एक्सप्लेन प्राइवेसी इन इशू इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में क्या प्राइवेसी इशू है, तो पहला सबसे पहले ई कॉमर्स में टेंशन है डेटा का। जो आप डेटा भर रहे हैं किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय, अपना नाम, नंबर, वो तो भैया मिसयूज हो सकता है। दूसरा डेटा का मिसयूज, बताए दे, डेटा का मिसयूज हो सकता है, डेटा आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, डेटा भी चोरी हो सकता है, आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। ट्रैकिंग यूजर आपको ट्रैक कर सकता है, निगरानी रख सकता है उस डेटा के जरिए आप कहाँ क्या कर रहे हैं। बोलता है डेटा ब्रीच, डेटा लीक भी हो सकता है, कोई उसका मिसयूज कर सकता है। तो क्या करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, तो बोलता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, इनक्रिप्शन में जाइए और सिक्योर वेबसाइट बनाइए HTTPS के अंदर। अगर ये सब काम करेंगे तभी, और क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी रखिए। ये सब काम जब तक आप नहीं करेंगे आपका डेटा सेफ और सुरक्षित नहीं रहेगा। तो डेटा को सेफ सुरक्षित रखने के लिए इतना काम करना होगा। एक्सप्लेन गवर्नेंस इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में गवर्नेंस की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, ई कॉमर्स में गवर्नेंस का अर्थ होता है ऑनलाइन व्यापार को नियंत्रित करने वाला नियम कानून। ये ऑनलाइन व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम कानून को बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स का गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है ई कॉमर्स गवर्नेंस का, क्यों सरकार को बोला जा रहा है कि आप गवर्नेंस लाइए ई कॉमर्स में, इसलिए ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो सके, ग्राहक सुरक्षित हो सके, डेटा सेफ हो सके। आज अब सरकार अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतना हो रहा है,
उसका गवर्नेंस नहीं रखेगी तो फिर कोई भी कंपनी मेरे डेटा को बेच देगा। सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए, लीगल कंप्लायंसेस के लिए, कानूनी गतिविधियों के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। इसका महत्व क्या है? अगर हम लोग, सरकार एक कानून बनाएगी और बहुत अच्छे से हमारे डेटा को सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी, तो इससे क्या होगा? ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा, साइबर अटैक कम होगा, निष्पक्ष व्यापार बढ़ेगा। ये हम लोगों का पूरा एमडीसी पेपर ई कॉमर्स खत्म हो गया। एमडीसी पेपर ई कॉमर्स का कंप्लीट हो गया है वीडियो। अब आप लोग जम के पूरा तैयारी कीजिए और अपना एग्जाम अच्छा लिखिए। एग्जाम अगर अच्छा जाता है तो अगले वीडियो में खूब कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अगले सब्जेक्ट में।